ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन वेलकम टू चेतन भात लर्निंग। आज दी करंट अफेयर्स दी क्लास दे विच आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में जो पीपल एंड प्लेसेस जो हमारी न्यूज़ में रही हम उनको कवर करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है ब्रू कम्युनिटी। आज के लेक्चर में या इन लेक्चर्स में इन जनरली हमने ट्राई क्या करनी है, फैक्चुअल ट्रिवियल इंफॉर्मेशन कवर करने की। उसका रीज़न क्या है, ऑप्शंस होंगी आपको चार सभी एग्जाम्स में, चाहे वो नायब तहसीलदार का हो या पंजाब पीसीएस का हो या कोई भी और एग्ज़ाम हो, चार ऑप्शंस होती हैं। अगर आपने सुना होता है तो आप रिकलेक्ट कर लोगे और आप राइट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। अगर नहीं सुना होता तो फिर कोई आइडिया ही नहीं होता दूर दूर तक। सो इट इज़ ऑल अबाउट रिकॉग्नाइजिंग अ पर्टिकुलर फैक्ट। ओके, फेमिलियरिटी की ही क्लास है ये। तो पहली चीज़ हो गई ब्रू कम्युनिटी। अब ये ब्रू ट्राइब क्या है, अदरवाइज ये नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है। ब्रू ट्राइब ये ऐसा बोलते हैं कि मैक्सिमम ब्रू ट्राइब जो है अब वो रहती है त्रिपुरा में। वाई? बिकॉज मिजोरम एक एरिया जो है वहाँ पे इनको टारगेट किया गया और इनको वहाँ से भगाया गया। वहाँ से भगा के ये सब त्रिपुरा चले गए बहुत सारे लोग। तो इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आजकल दोबारा क्लैशेस चल रहे थे, इनकी रिहैबिलिटेशन के प्लान्स भी खबरों में रहते हैं। बेसिकली ये है कौन है, ये इंडियन चाइनीज ट्राइब है जो सैकड़ों सैकड़ों सालों से इधर रह रही है। तो मिजोरम वालों को प्रॉब्लम क्या है इनसे, इसको आप इस तरह से समझिए। इमेजिन जैसे पंजाब का एक शहर लुधियाना। अब लुधियाना में बहुत सारे जो यूपी और बिहार से लोग रहते हैं। इमेजिन से 100 ईयर्स डाउन द लाइन पंजाब के जो लोग हैं वो तो कनाडा चले गए और यहाँ पर यूपी बिहार के लोग हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होगा कि नंबर ऑफ वोटर्स who are of UP और बिहार origin, they are going to be more in लुधियाना compared to से जो पंजाबी वोटर्स हैं। अब इसमें भी ऐसा सच तो कोई इलीगल काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर जो यहाँ पे पंजाबी वोटर्स हैं, इमेजिन वो यहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दें कि दीज पीपल आर नॉट फ्रॉम हेयर और इनको इस वजह से आप इलेक्टोरल रोल से निकालो। तो इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। अदरवाइज ही बहुत ज़्यादा एथनिक क्लैशेस की पॉलिटिक्स वहाँ पे रहती है। ये उसी का एक और एग्जांपल है। अपने को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ब्रू है कौन है। ब्रूज आर द इंडियन चाइनीज कम्युनिटी लिविंग इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, मोस्टली इन द स्टेट्स ऑफ असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और मिजोरम में ये थोड़ा सफ़र कर रहे हैं। सेकेंड न्यूज़ है हमारे पास में इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया क्या है, बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक एजेंसी एग्जिस्ट करती है। इस एजेंसी के साथ में क्या हुआ कि इसने एक कंपटीशन रखवाया कि दुनिया में जितनी भी ऐसी बॉडीज़ हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रमोट करती हैं, देयर मस्ट बी सो मेनी बॉडीज़। इंडिया में जैसे इन्वेस्ट इंडिया है, ऐसे कोई ब्राज़ील की होगी, कोई यूएसए की होगी, कोई कहीं की होगी। जितनी भी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करने वाली एजेंसीज हैं उनका कंपटीशन किया और उसमें इन्होंने रिसेंटली डिक्लेयर किया इन्वेस्ट इंडिया को एज द विनर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड ईयर 2020। तो आपको ये फैक्ट बस याद रखना है कि ये किसको मिला है, इन्वेस्ट इंडिया को ये अवार्ड मिला है। व्हाट इज द अवार्ड कॉल्ड, UNCTAD का यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड। आई होप आपको ये पता है कि UNCTAD क्या है। आपके IR में यूनाइटेड नेशन बहुत डिटेल में पूछा जाता है, पंजाब पीसीएस में स्पेशली। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की विच डील्स विद ट्रेड, विच डील्स विद इन्वेस्टमेंट, विच डील्स विद डेवलपमेंटल इश्यूज। इन चीज़ों से डील करती है। इसका काम क्या है, प्राइमरली इसका काम है पूरी दुनिया में ट्रेड को बढ़ाना, मैक्सिमाइज करना इन्वेस्टमेंट। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही है, सब कंट्रीज आपस में एक दूसरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1964 में। ये दो रिपोर्ट्स भी निकालता है।
अब बात चल रही है तो नोट कर लेते हैं। 2 रिपोर्ट्स कौन से निकालता है ये, एक तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड दूसरी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ इन सब की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ऐप के ऊपर। 1-2 दिन के लैग पे भी मिल सकती है, इसमें आप एकदम से शॉर्ट टेम्पर्ड मत होना कि यार ये क्या बात है, साथ के साथ तो मिली नहीं। थोड़ा सा आप पेशेंस रखना, ठीक है। तो जैसे कल के करंट अफेयर्स की जो वीडियो पीडीएफ है वो आज अपलोड हुई है, इसकी भी आजकल में हो जाएगी। तो आपको समझ आ गया, UNCTAD इसने रिपोर्ट दी है, इन्वेस्ट इंडिया को अवार्ड दिया है कि 120 एजेंसीज जो हैं उनमें से उन्होंने बोला कि इन्वेस्ट इंडिया जो है इसने बेस्ट परफॉर्म किया है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजिंग एजेंसी। और इसमें इनकी 2 रिपोर्ट्स भी आपको समझ आ गई, ये आपको याद रहनी चाहिए, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और दूसरा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट खबर, एक अवार्ड होता है जिसका नाम है रामानुजम प्राइज। रामानुजम प्राइज मिलता है यंग जवान मैथमेटिशियंस को, ठीक। अब मैथमेटिशियन या टीचर्स अपने आप को कब जवान मानते हैं, 45 उम्र से नीचे वो अपने आप को जवान ही मानते हैं, ठीक। पीएचडी करते करते ही 40 साल के हो जाते हैं। तो इसलिए एनीबडी हु इज ऑफ एज लेस देन 45 ईयर्स, ठीक, हु इज लाइक हु आर लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज, वो अगर मैथमेटिक्स की फील्ड में कुछ आउटस्टैंडिंग रिसर्च करें तो उनको अवार्ड मिलता है जिसका नाम है रामानुजम प्राइज। आपको पता है इंडिया के एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे रामानुजम, उनकी याद में ये प्राइज दिया जाता है। अब इस प्राइज की एक खासियत क्या है इस बार कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट नॉन इंडियन वुमेन मैथमेटिशियन को ये अवार्ड मिला है, ठीक। अदरवाइज अगर वुमेन को मिला है तो वो अपने इंडिया के ही वुमेन को मिला है। तो ये सब अपने को जानने की जरूरत नहीं है कि उनको ज्योमेट्री में मिला है कि अलजेब्रा में मिला है कि फैनो वैराइटीज में मिला है, किस चीज में मिला है। अपने को बस ये पता हो कि इटली की है वो इटली की है ऑर्गेनाइजेशन जो अवार्ड देती है, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, जो कहाँ की है, इटाली। रामानुजम अवार्ड, और ये मिला किसको है, जिन लेडी का नाम है डॉक्टर कैरोलिना एराजुओ, ठीक। ये मैथमेटिशियन है रियो जेनेरो में। नेक्स्ट, यूनेस्को ने एक अवार्ड निकाला है, यूनेस्को ने एक अवार्ड निकाला, एक प्राइज निकाला है, किस चीज के लिए, फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी। अब इसका कोई एग्जाम्पल है, हाँ, एक नॉर्मल इकोनॉमी आपके पास होती है, एग्रीकल्चर वाली, मैन्युफैक्चरिंग वाली, कोई भी ऐसी इकोनॉमी होती है। देन कम्स एक न्यू टाइप की इकोनॉमी, जैसे फेसबुक वाले ने सारी दुनिया को एक वेबसाइट के ऊपर ले आया, अब बोलता है कि मुझे पैसे दो, इन सबको मैं आपकी ऐड दिखा देता हूँ। इस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग एक चीज नहीं होगी, नया सा कॉन्सेप्ट, कुछ ऑल टुगेदर न्यू इकोनॉमी जो क्रिएटिव इमेजिनेशन पे बेस्ड है, एक ऐसी इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन क्रिएटिव इमेजिनेशन rather than land, rather than capital, rather than labor, something new altogether। तो ये जो अवार्ड है यूनेस्को का विच इज फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी, इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है, बांग्लादेश के एक जो फर्स्ट लीडर थे जब बांग्लादेश बना था, बहुत फेमस थे वहां पे, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, इनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 को इन्होंने क्रिएटिव इकोनॉमी का ईयर भी डिक्लेयर किया यूनेस्को ने। तो आप याद रखना, यूनेस्को ने जनगण मन को बेस्ट नेशनल एंथम नहीं डिक्लेयर किया, यूनेस्को ने मोदी जी को बेस्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं डिक्लेयर किया, यूनेस्को ये सब नहीं करता, यूनेस्को अवार्ड्स वगैरह डिक्लेयर करता है, जिसमें से एक उन्होंने डिक्लेयर किया है मुजीबुर रहमान अवार्ड फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी। चलें आगे। नेक्स्ट, एक चीज छोटी सी,
इंडियन आर्मी के जो चीफ जनरल थे मनोज मुकुंद जी, मनोज मुकुंद, उनको एक जनरल ऑफ नेपाल आर्मी, ये वाला जिसको बोलते हैं ना कि रैंक दिया गया एक तरह से। ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि इंडिया के जो आर्मी चीफ्स होते हैं उनको नेपाल की आर्मी में इस तरह से ऑनररी रैंक मिले। बट तो ये खबर थी, ये खबर तो आपके काम की नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज अ रेगुलर प्रैक्टिस। मुझे लगा कि लगे हाथ हम एक चीज़ रिवाइज कर लें, विच इज़ कि इंडिया एंड नेपाल जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम क्या है? सूर्य किरण। ओके, आपको बस ये याद रखना कि सूर्य किरण जो है इंडिया और नेपाल की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है। और वैसे अदरवाइज जो ये है ऑनररी रैंक्स देना एक दूसरे की आर्मी चीफ्स को, ये 1950 से दोनों कंट्रीज करती आ रही हैं। सूर्य किरण बस आप याद रखना। एक हमारे बहुत प्रॉमिसिंग स्टूडेंट हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किरण, तो और सूर्या के साथ में आप बस ये याद रखना। क्लियर? चलो नेक्स्ट हो गया हमारे पास ऑस्ट्रेलिया माइट। नई खबर वहां से आई है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है एक यूएसए में, आपने शायद जे-जी का गाना सुना हो, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। उसकी हाइट जितना एक कोरल रीफ मिला है ऑस्ट्रेलिया में। अ मैसिव डिटैच्ड कोरल रीफ इन द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज बीन डिस्कवर्ड। तो अब काफी सालों के बाद में ये डिस्कवर हुआ है। तो कितना ऊंचा है ये? वैसे जस्ट कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए, ये तो आपसे कभी नहीं पूछेंगे कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा है कि नहीं है ये, बट आपसे ये पूछ सकते हैं कि रिसेंटली आज तक 7 मैसिव कोरल रीफ्स डिस्कवर हुए थे। कोरल रीफ्स क्या होते हैं आई होप आपको भरत सर करवा चुके हैं। अगर बाय चांस आपको नहीं पता तो आप कमेंट्स में लिख देना, हम कल की क्लास में बता देंगे। कोरल रीफ्स जो है इसको डिस्कवर किया है, इस वाले मैसिव उसको, ये आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्कवर्ड बाय हु, फ्रॉम SCHMIDT श्मिट ओशियन इंस्टीट्यूट, इन्होंने इसको डिस्कवर किया है। चलें आगे। नाउ जो बच्चे हमारे पुराने ASP वगैरह के कोर्स में रजिस्टर्ड हैं उनको भी अपने आज नोट्स अपडेट करने हैं, उनको पॉलिटी से पहले कवर करा दी है। यशोवर्धन सिन्हा, इनको बनाया गया हमारा नया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ही इज द न्यू CIC। अगस्त में बिमल जुल्का जी के जो है टेन्योर पूरा हो गया था, उसके बाद में 2 महीने कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई। अब यशोवर्धन सिन्हा जी को बनाया गया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ कमिश्नर होता कौन है? ये एक जो इंडिया का सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो ये है। इनके रोल्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ पे दी होती हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के? अगर आपको पॉलिटी से याद हो, RTI एक्ट ऑफ 2005, जिसमें 2019 में, अक्टूबर 2019 में अमेंडमेंट की गई थी। क्या? पहला तो इनका टेन्योर 5 साल से बढ़ा कम करके कितना कर दिया था? 3 इयर्स। और इनकी जो सैलरीज थी वो थोड़ी सी चेंज कर दी थी, 2.5 लाख कर दी थी एक सैलरी है। चलो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप टेन्योर याद रखना। 5 साल से अब CIC का टेन्योर है 3 इयर्स। बन कौन सकता है वैसे अदरवाइज CIC? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बन सकता है? तो कोई भी पर्सन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और कोई बट अदरवाइज पब्लिक लाइफ का कोई पर्सन है, लॉ की कोई समझ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल पे कुछ किया है, इन अदर वर्ड्स कोई बड़ा पब्लिक फिगर, वो बन सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स को बना देते हैं, इस तरह से किसी को भी बनाया जा सकता है। आया कहाँ से था ये कॉन्सेप्ट? आई होप आपको ध्यान है। हमारी कंट्री में एक एक्ट आया जिसका नाम था RTI एक्ट, जो बोलता है लोगों को जानने का अधिकार है, उनका ये राइट है। तो वो लोग RTI फाइल करते हैं स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास या फिर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास। अगर यहां से लोगों को इंफॉर्मेशन ना मिले तो आप फिर उसको फाइल कर सकते हो आगे CIC के पास ये इंफॉर्मेशन। तो ये टॉप पे बैठे होते हैं, तो ये जो है कंप्लेंट्स लेते हैं अगेंस्ट SPIO एंड CPIO। चले आगे।
नेक्स्ट खबर ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपने बहुत सारी ब्रिटिश मूवीज में देखा होगा आपने कि इस तरह से कोई शिप है पानी के अंदर, और यहाँ से ये शिप यूं खुलती है और ऐसे एकदम से गाड़ी अंदर चले जाती है। क्लियर? अब उसके बाद ये शिप चले जाती है, दोबारा ये प्लेटफॉर्म कहीं और निकलता है तो गाड़ी यूं बाहर आ जाती है। तो आपने कार को उठा के इसके ऊपर लिफ्ट ऑन नहीं किया, आपने रो ऑन किया, बस इसको चला के अंदर ले गए, चला के बाहर ले गए। इसका फायदा क्या होता है? मान लो मेरे पास एक कार है ये, और मैंने यहाँ से 25 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर मैंने अपनी कार शिप में चढ़ा दी, इसी तरह से सीधा प्लेटफॉर्म से मैं इधर ले गया, ये इधर चली गई शिप, और फिर मैंने यहाँ से दोबारा इसमें से उतरा और 25 किलोमीटर मेरे को और आगे जाना था। अब लेकिन ये बीच में वाटर बॉडी थी ये इतनी बड़ी, अदरवाइज मैं क्या करता था, 25 किलोमीटर ऐसे आता था, फिर यूं घूमता हुआ इधर आता था, तो ये भी थे तकरीबन तकरीबन से 200 किलोमीटर। तो क्या होता था, 25 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर, 250 किलोमीटर का रास्ता था। बट अगर मैं गाड़ी शिप में दे दूं और शिप यहाँ से ऐसे ले जाए, और मान लो ये भी 25 किलोमीटर ही हो, सीधा ही आना पड़ गया मेरे को, अब यहाँ से घूम के नहीं आना पड़ रहा, तो क्या होगा, 25 प्लस 25 प्लस 25, मेरे को 75 किलोमीटर का रास्ता रह गया। मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ, मैं डेली कर सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। ओके, नाउ इसके लिए एक फेरी सर्विस चलाई है, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, इसको हम बोलते हैं रो पैक्स फेरी सर्विस। कहां से कहां तक, घोघा एंड हजीरा, इन अदर वर्ड्स सूरत टू भावनगर। तो इससे ऐसा माना जा रहा है कि 12 से 15 घंटे का जो रास्ता था, आवर्स का रास्ता, अब वो कितना रह गया, 4 आवर्स का रास्ता रह गया है। 370 किलोमीटर्स की जगह पर अब कितना रह गया आपके पास में, 90 किलोमीटर्स, क्योंकि आपने इस तरह से अब घूम के नहीं आना, इधर से आप इधर से इधर लैंड था, यहाँ से आप शिप पे बैठ के इधर चले गए और फिर लैंड शुरू हो गया। तो ये बस आपको ये जगह याद होनी चाहिए, घोघा एंड हजीरा इन गुजरात ऑफ कोर्स, ठीक, गुजरात में है ये दोनों जगह। नेक्स्ट भी ना हमें बस पर्सन थोड़ा सा एक सुना हुआ उनके बारे में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली खबर। जो बाइडेन जो अब बड़े होके यूएसए के प्रेसिडेंट बनेंगे, इन्होंने एक पर्सन की ड्यूटी लगाई है कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड को संभालने के लिए जो टास्क फोर्स होएगी उसका हेड आप बनोगे, और वो बंदा कौन है, विवेक मूर्ति। बस इतना आपको पता हो, विवेक मूर्ति जी छोटे होते थे 3 साल के, इनके मम्मी पापा इनको ले गए यूएसए, ठीक, उसके बाद नहीं वापस आया बंदा, ठीक, 3 साल का था, इधर चले गए कर्नाटका के, वहाँ पे डॉक्टर बन गए, बहुत बड़े सर्जन बन गए। बेसिकली क्या है, यूएसए में ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। यूएसए पहली ऐसी कंट्री थी जहाँ पे 10 मिलियन वाला मार्क पार हुआ था, करोड़ों लोगों को कोविड हुआ पॉजिटिव। तो वो अब विवेक मूर्ति जी देखेंगे, ठीक, चले आगे। बस आपको पता हो रिसेंटली किस बंदे को बनाया टास्क फोर्स का, तो विवेक मूर्ति को। नेक्स्ट एक चीज, अब ये भी बस फैक्ट है, आपको याद रखना है कि एंथोलॉजी आप समझते हो ना क्या होता है, किसी बंदे के बारे में छोटी छोटी स्टोरीज, पोएम्स, कुछ भी ऐसा। तो गांधी के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर एंथोलॉजी निकाली है, रिलीज की नेपाल के प्रेसिडेंट ने, क्या नाम है उनका, विद्या देवी भंडारी। उन्होंने इस एंथोलॉजी को निकाला है, और इस एंथोलॉजी का नाम क्या है, बस आपको ये पता हो, किसने निकाली, नेपाल के प्रेसिडेंट ने। एंथोलॉजी का नाम क्या है, माइले बुझेको गांधी। अब आप उसे, यू माइट बी वंडरिंग कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें। यार जब ऐसे वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं ना कि हु रिसेंटली गेव द स्टेटमेंट दैट लॉर्ड राम वाज नॉट अ गुड हस्बैंड, तो फिर कुछ भी आ सकता है। ये वाली चीजें जो हैं इनको लेकिन आपने खुद बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, पेपर आपका दोबारा CSAT और GS के बेस पे निकलेगा। ये बस आपको कॉन्फिडेंस देंगी और आपके 5 से
5 से 7 क्वेश्चन ठीक होंगे, और क्वेश्चन तो एक पॉइंट पे भी कई बार बच्चे रह जाते हैं प्रीलिम्स निकालने में। तो क्वेश्चंस चाहे आपके इसमें एक्स्ट्रा 5 से 7 ठीक होंगे, पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सब कर रखा है। तो माइले बूझे को गांधी, जिसका मतलब होता है कि गांधी एज आई अंडरस्टूड, कि यार जरा मैनू समझ आया जिन्ना का गांधी, गांधी एज आई अंडरस्टूड। ठीक बात। ये आपको पता हो कि ये बुक लॉन्च की है, एंथोलॉजी लॉन्च की है नेपाल के प्रेसिडेंट ने फॉर गांधी। चलें आगे। फिर मोदी जी ने एक और बहुत बड़ा स्टैचू को अनवील किया 16 नवंबर को, उसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ पीस। एक और भी तो स्टैचू है हमारी कंट्री में सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसका क्या नाम है आप बता सकते हैं मेरे को। बट स्टैचू ऑफ पीस को जो लॉन्च किया है, ये किसके उसमें किया है, किसकी रेफरेंस में किया है? जैन आचार्य, जैन आचार्य, जिनका नाम है विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। नोट्स में होगा, आप देख लेना एक बार, हम इसका एमसीक्यू भी पूछ लेंगे आपसे। विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। अब अगर ज़्यादा ही फैक्ट्स पे सवाल आना हुआ तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो स्टैचू बना है ये किस चीज़ का बना है? अष्ट धातु। अष्ट धातु क्या होता है? ऑक्टो एलॉय, जिसमें होते हैं गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, टिन, जिंक, आयरन, एंटीमनी, इस तरह के बहुत सारे मेटल्स को मिला के एक ऑक्टो एलॉय, उससे बना हुआ ये स्टैचू ऑफ पीस है, जो बना हुआ है जैन ऋषि के उसमें। बेसिकली जो जैन धर्म में या हिंदू धर्म में बहुत सारे मेटालिक एलॉयज बनते हैं, मेटालिक आइडल्स बनते हैं, जो मूर्तियां बनती हैं वो अष्ट धातु की ही बनती हैं। चलें आगे। नेक्स्ट, क्रिस गोपाल कृष्णन, अनदर पर्सन हु हैज बीन इन न्यूज। क्यों? आरबीआई जो है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने एक नया हब, एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है आरबीआई बैंक, आरबीआई का नॉट बैंक, सॉरी, आरबीआई इनोवेशन हब। ये चाहती है कि फाइनेंस सेक्टर में नए टाइप की इनोवेशन हो। अब आप यही देख लो आज की डेट में कैसे है ना, हमारे फोन्स पे एप्स बनी हुई हैं, आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, किसी से ले सकते हो, कार्ड्स बने हुए हैं, आगे और इनोवेशन हो रही है, अब टचलेस कार्ड्स आ रहे हैं, एंड देन सो ऑन। बैंकिंग ऑल टुगेदर चेंज हुई है पिछले कुछ सालों में, तो यहाँ पे भी वही है। इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए कि इनोवेशन आए फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग एफिशिएंट हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन डीपन की जाए, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन बढ़े, बिजनेस जो है वो चलता रहे, अगर सिचुएशन खराब भी हो, बैंकिंग रुके नहीं, जैसे कोविड के टाइम पे बुरा हाल हो गया था, तो ये सब ना हो, इसके लिए आरबीआई ने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है आरबीआई इनोवेशन हब। इसके जो चेयरपर्सन है वो हैं क्रिस गोपालकृष्णन जी, जो पहले इन्फोसिस वगैरह में बहुत हाई पोस्ट पे रहे हैं, को फाउंडर्स में से एक हैं इन्फोसिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपको पेपर में कि रिसेंटली ये बुक किसने लिखी थी? अ प्रॉमिस्ड लैंड। किसने लिखी थी ये? बराक ओबामा। ओबामा जी ने अपना मेमोआर, अपनी मेरी यादें, वो उन्होंने पब्लिश किया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें इन्होंने बहुत कुछ लिखा है इंडिया के बारे में भी। पहले इन्होंने बीजेपी को थोड़ी सी गालियां निकाली, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, कि फिर उसके बाद इन्होंने राहुल गांधी को बुद्धू बोल दिया, कि क्लूलेस बोल दिया, तो फिर अब सब ठीक है। ठीक, तो खैर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, ये आपको याद रखना चाहिए कि रिसेंटली प्रॉमिस लैंड बुक किसने लिखी है? ओबामा। यू रिमेंबर, डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो थे। नेक्स्ट, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, 2020 का बुकर प्राइज किसको मिला है? वो मिला है डगलस स्टुअर्ट को, जो मैम आपको पंजाबी पढ़ा रहे हैं एएसपी के कोर्स में। बाय चांस वो अभी पिछले महीने ये बुक पढ़ ही रहे थे। ठीक, तो बुक का नाम क्या है? इनका डेब्यू नॉवल क्या है?
शुगी बेन। आई डोंट नो वट इट इज़ अबाउट, मैंने उनका डेस्क पे देखी थी ये किताब। ओके, तो ये क्या है, ये किताब के लिए बुकर प्राइज़ मिला है। अब आप पूछोगे बुकर प्राइज़ क्या है? ये एक प्राइज़ है जो हर साल मिलता है बेस्ट नॉवल को, नॉवल के लिए मिलता है। कौन से नॉवल को? वो नॉवल जो या इंग्लिश में लिखे जाएं और आयरलैंड या यूके में पब्लिश हों। पहले इसको मैन बुकर अवार्ड प्राइज बोलते थे, इसके आगे बुकर के आगे मैन भी लिखा हुआ था, MAN। अब सिर्फ इसको बुकर प्राइज बोलते हैं। इंडिया की किसी को मिला हुआ है ये? ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ यू वुड नो, अरुंधति रॉय को मिला हुआ है। अरुंधति रॉय को ये प्राइज मिला था किस उस पे किस नॉवल के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए मिला था। ठीक है, तो डगलस स्टुअर्ट जो है उनको मिला है, ये ब्रिटिश ऑथर हैं, ग्लासगो में, स्कॉटलैंड के ये हैं डगलस। चलें आगे, नेक्स्ट ये खबर भी इंपॉर्टेंट है, पीलीभीत। आई होप आपको पता है कहाँ पे है ये। ठीक, पीलीभीत आई थिंक यूपी में है। ठीक, यहाँ के जो टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन में बहुत बरकत हुई है, इसलिए इनको अवार्ड मिला है, TX2 इंटरनेशनल अवार्ड। इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। ग्लोबल टाइगर फोरम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंजर्वेशन टाइगर स्टैंडर्ड्स, इन सब ने इसको रिकॉग्नाइज किया, इनके एफर्ट को। यहाँ पर अब 57 टाइगर्स हैं, जिसमें से जो 40 हैं वो पिछले 4 साल में बढ़े हैं। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में काफ़ी अच्छे टाइगर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से किसको मिला है अब ये अवार्ड? TX2 इंटरनेशनल अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ये आपको याद रखना है, ऐसी चीज़ों पे बेसिक इन्वायरमेंट में सवाल आ जाता है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं। छोटे छोटे से ये फिगर्स थे, छोटे छोटे से फैक्ट्स थे। इसमें से इंपॉर्टेंट जो है एक बार क्विकली बता देता हूँ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वाली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बराक ओबामा का अप्रॉमिस्ड लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PM मोदी ने जो स्टैचू अनवील किया है, स्टैचू ऑफ पीस, बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज कर सकते हैं स्टैचू ऑफ इंटेग्रिटी से या किसी भी और स्टैचू से, तो वो आपको याद रखना है। रोपेक्स घोघा और हजीरा को जो मिलाती है, भावनगर को और सूरत को, वो आपको याद रखना है, वो इम्पॉर्टेंट है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रिसेंटली किसको अपॉइंट किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमारी सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है नेपाल के साथ में, यू शुड नो दैट। क्रिएटिव इकोनॉमी आई होप आपको याद रहेगा। रामानुजम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको मिला है, पहली बार नॉन इंडियन वुमेन मैथमेटिशियन को मिला है, और ये मिलता है कौन देता है इसको? इटली की ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। उसके बाद इन्वेस्ट इंडिया, आप ये भी याद रखेंगे, इन्वेस्ट इंडिया में यूनाइटेड नेशन प्रमोशन अवार्ड मिला है, कि यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड, एंड ब्रू ट्राइब। सो दैट प्रीटी मच वाइंड्स अप हमारा पीपल एंड प्लेसेस इन न्यूज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद मोर करंट फैक्ट्स एंड ट्रिविया। टिल देन टेक केयर।